नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास नंबर 7, हमारा टॉपिक है सरकार का गठन एवं कार्य, और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 6 टॉपिकों के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। जो आपने क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है, या प्रधानमंत्री को, या गृह मंत्री को, या राज्यपाल को? तो भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में दे रखा है? ये अनुच्छेद नंबर 52 में दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को माना जाता है। तो इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है। तो भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री है, या राष्ट्रपति है, या रक्षा मंत्री है, या कमांडर इन चीफ है? तो इसमें कौन होगा? तो इसमें होगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53 सेकंड के अनुसार भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53(2) के तहत। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, और लोकसभा राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। तो एक ही क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 54। और एक राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित, और राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? आ गया ना वही क्वेश्चन, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 48। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 54 बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन लगभग 2-3 एग्जामों में आया हुआ है। सेकंड ग्रेड 2011 हिंदी में और जेल फेरी परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इस संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद एवं राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये भी हम तीसरे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि संसद के दोनों सदनों के, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के, फिर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो राष्ट्रपति के
निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त किसे नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इन्हें भी निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त है, और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्यों को है, और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को भी निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त है। फिर है ऑप्शन नंबर 4, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को। तो इनको राज्य के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसमें पूछा है किसे नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या यदि वह कार्यवाहक के रूप में मुख्यमंत्री हो। तो किस स्थिति में मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान के लिए पात्र नहीं है? तो किस स्थिति में नहीं है? तो इसमें है कि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो तो उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए वह पात्र नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो इसमें पूछा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि पात्र नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति एक मत, ऑप्शन 2 है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, फिर है ऑप्शन 3 लिस्ट सिस्टम, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए किन्हीं 5 राज्यसभा सदस्यों द्वारा, किन्हीं 5 लोकसभा सदस्यों द्वारा, या किन्हीं 5 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, या किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है तो कब से रहता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपने पद ग्रहण के दिन से ही। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में दे रखी है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में उल्लेख है। जैसे अनुच्छेद 56(1) इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारणा करेगा, परंतु वह सवेच्छा से पद त्याग सकता है, और उसे राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक वह पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति के बारे में ये सभी बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? प्रधानमंत्री को करता है, लोकसभा अध्यक्ष को करता है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या उपराष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(2) इसमें राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है। यह किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 56(2) में इसका उल्लेख है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को तो उसकी सूचना किसे दी जाएगी? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या लोकसभा स्पीकर को? तो
इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सूचना किसे दी जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, लोकसभा स्पीकर। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें देखना है कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष और वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा। ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ऑप्शन 4 है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष है, ये बिल्कुल सही है। फिर है अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर है तीसरा, राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है। तो राष्ट्रपति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो ये भी सही है। फिर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 56(2) के माध्यम से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये इसमें सही है, क्योंकि इसमें पूछा है त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते। केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते, कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछा है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है कि भारत के राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जैसे अनुच्छेद 58, इसमें क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुछ अर्थाएं हैं। जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र एवं राज्य के मंत्री आदि लाभ के पद नहीं है, ये इनके लाभ के पदों की श्रेणी में नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्यता होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर है उनकी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष, ये भी बात बिल्कुल सही है, जो कि अनुच्छेद 58 में दे रखे हैं। फिर है राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, यह बात सही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वह राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। फिर है ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा के सदस्य निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि 3 और 4 ये उनके बारे में शर्तें हैं। वह कोई लाभ के पद धारण नहीं करेगा।
और वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। तो राष्ट्रपति की शर्तें कौन से अनुच्छेद में दे रखी हैं? अनुच्छेद 59 में क्या दे रखी हैं? राष्ट्रपति की जो भी शर्तें हैं, जैसे राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन और न ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे, और राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। और कौन कौन सी शर्तें दे रखी हैं? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संसद विधि द्वारा अवधारित करती है। जब तक इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकारों का कोई भी दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। और राष्ट्रपति के वेतन में, भत्ते में पदावधि के दौरान कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। तो ये किस में दे रखा है? अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 59 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 59। कई बार डायरेक्ट अनुच्छेद के बारे में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कौन से अनुच्छेद में हैं। तो ऑप्शन में दे देगा 59, 58, 56 और 55। तो हमारा क्या है? शर्तें पूछे तो 59। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किन के द्वारा दिलाई जाती है? तो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पदभार की शपथ? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ये बात अनुच्छेद 60 में लिखी हुई है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति शपथ लेता है भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने की, भारत की संविधान में सत्य, निष्ठा और विश्वास की, या संविधान और कानून को बनाए रखने की, या संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने की। तो राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है? ये लेता है संविधान और कानून को संरक्षित और सुरक्षित, प्रतिरक्षित करने की। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उनके द्वारा हो। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लाया जा सकता है? जब संविधान का उल्लंघन होने पर, या प्रशासन से सहयोग, या उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृति या निषेधाधिकार का दुरुपयोग। तो कब लाया जा सकता है? तो इसमें लाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन होने पर। तो महाभियोग की प्रक्रिया ये कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? अनुच्छेद 61 में। तो इसमें हो जाएगा संविधान का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। पिछले में तो पूछा है आर्टिकल 61 के बारे में, अभी आर्टिकल तो 61 के बारे में पूछ रहा है, लेकिन इसमें पूछा है कि महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है कि किस में की जा सकती है? केवल राज्यसभा में, या केवल लोकसभा में, या दोनों में से किसी भी सदन में, या दोनों में से किसी सदन में नहीं। तो किस सदन में की जा सकती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो ये हमने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें आया था पहले क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 56, 61, 65 या 58। तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 61 में। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका की प्रक्रिया है, या न्यायिक प्रक्रिया है, या विधायी प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है यह है
अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो कि संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती। किसमें? महाभियोग की प्रक्रिया में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, या निर्वाचन मंडल को, या निर्वाचन आयोग को, या संसद को। तो किस में भेजा जा सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचित संबंधी विवाद हो जाए तब तो ये भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो किस आर्टिकल के माध्यम से? अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनकी जांच और विनिश्चय करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसका निर्णय ही अंतिम मान्य होगा। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद में जो भी विवाद होगा तो उसमें निर्णय कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये मामला कहाँ भेजा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। फिर आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित प्राधिकारियों या संस्थाओं में राष्ट्रपतीय निर्वाचन संबंधी विवाद पर विचारण का प्राधिकार किसके पास है? ऑप्शन एक है राष्ट्रपतीय चुनाव का निर्वाचन अधिकारी, या भारत का उच्चतम न्यायालय, या भारत का निर्वाचन आयोग, या संयुक्त संसदीय समिति। तो इस प्रश्न का कमेंट आपको उत्तर कमेंट में देना है, जो कि हमें भी पता चले कि कौन कौन क्लास पूरी देखता है या कौन बीच में छोड़ के जाता है। और यह आपके लिए होमवर्क के रूप में भी है। और आप अगर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोगे तो आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रश्न आप खुद लिखते हैं तो उससे आपको याद कुछ ज़्यादा रहता है। तो आपको रोज़ अब लास्ट का क्वेश्चन आपको ही बताना है, जिससे हमें भी पता चले कि कौन कौन क्लास पूरी देखता है और कौन बीच में छोड़ के चला जाता है। तो आज की क्लास हमारी कैसे लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में लगभग 24 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और एक क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो इसका उत्तर आप दीजिए और आज की क्लास के बारे में हमें बताइए कि क्लास कैसे लगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।